हेलो फ्रेंड्स, सीसीआर क्लब चैनल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या करता है? एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है कि जो सेल्स के लिए जो आउटर मटेरियल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है या कोई एग्रीगेटेड प्रोटीन हो सकता है, बैक्टीरिया या एग्रीगेटेड प्रोटीन होते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको इनगल्फ करता है ना। उनको क्या करता है? इनगल्फ करता है, अपने सेल्स के अंदर ले लेता है। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। एंडोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस in which substances are brought into the cells. एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अंदर लाए जाते हैं सेल्स के। मगर ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। सीएसआईआर का कोई भी पेपर इसके बिना नहीं बनता है, मगर ये डायरेक्ट कभी भी सीएसआईआर में नहीं आता है, ये इनडायरेक्ट आता है ना, डायरेक्ट भी आ जाता है। तो एंडोसाइटोसिस होता कैसे, सेल्स कैसे फंक्शन करती है एंडोसाइटोसिस के लिए? तो आप देख सकते हैं कि हम पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे सेल्स का। ये हम सेल्स का एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारी सेल्स, ठीक है, ये हमने सेल्स का रफ डायग्राम बनाया है। और जो सेल्स होती है, एक्चुअल में सेल्स जो होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस जो होता है उसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एंडोसाइटोसिस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वन इज फेगोसाइटोसिस एंड अनदर इज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो हम इस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस को टू पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाएंगे और सिर्फ डायग्रामेटिकल हम समझाएंगे। मगर इससे आए हुए सीएसआईआर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ज़रूर समझ में आएंगे। हम इस लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम फेगोसाइटोसिस को समझाएंगे, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम पिनोसाइटोसिस को समझाएंगे, और तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम लाइसोसोम्स को समझाएंगे। क्योंकि एंडोसाइटोसिस जो होता है वो लाइसोसोम्स की हेल्प से ही होता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस को हम शॉर्ट में सेल ईटिंग भी कह सकते हैं, और पिनोसाइटोसिस को हम शॉर्ट में सेल ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा मैकेनिज्म होता है पिनोसाइटोसिस, जिसमें सेल्स जो होती है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करती है। ठीक है, अब हम नंबर 1 हम चलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो होता है स्पेशली 2 सेल्स होती हैं फेगोसाइटोसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं फेगोसाइटोसिस के लिए। ठीक है, फेगोसाइटोसिस अगर हम बात करें एनिमल्स में, ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस जो होता है फेगोसाइटोसिस जो होता है, फेगोसाइटोसिस एनिमल में, एनिमल के अगर हम केस लेते हैं तो एनिमल में फेगोसाइटोसिस जो होता है वो ओल्ड एज्ड सेल्स को डिस्पोज करने के लिए होता है, एलिमिनेट करने के लिए होता है, और सेल डेब्रिस को डिस्पोज करने के लिए होता है, और डेड सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए फेगोसाइटोसिस एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये हुआ एनिमल्स का। फेगोसाइटोसिस क्या है? फेगोसाइटोसिस इनगल्फमेंट या इनगल्फ ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल डेब्रिस एंड डेड सेल्स व्हिच आर इंस्टेक्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल्स। तो ये जो फेगोसाइटोसिस, स्पेशली जो फेगोसाइटोसिस जो फंक्शन होता है, ये ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं? तो फेगोसाइटोसिस करने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती हैं मैक्रोफेजेस नंबर 1, और नंबर 2 न्यूट्रोफिल्स। तो ये 2 सेल्स जो होती हैं
जो कि ये दोनों सेल्स जो है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। वाइट ब्लड सेल्स में ये दो सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, जो हमारी इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में, उन इन्फेक्टेड टिश्यूज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने का जो फंक्शन होता है वो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का होता है। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का जो फंक्शन है वो एलिमिनेट करती हैं किसको, जो इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का फंक्शन होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू होता है ना। तो हमारा जो इन मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में स्प्लीन एंड लीवर मैक्रोफेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम आपको बता रहे हैं जो स्प्लीन और लीवर मैक्रोफेजेस करती है। स्प्लीन मैमल्स के केस में, मैमल्स में क्या होता है, स्प्लीन और लीवर मैक्रोफेजेस जो होती हैं, ये एवरी डे या ऑन डेली बेसिस, है ना, डेली बेसिस 10 की पावर 11, है ना, 10 टू द पावर 11 ओल्ड सेल्स, और इनको हम कहते हैं एज्ड सेल्स, ओल्ड सेल्स और एज्ड सेल्स को डिस्पोज कर देती है, डिस्पोजल करने का इनका फंक्शन होता है। इनका मैमल्स में लीवर और स्प्लीन सेल्स मैक्रोफेजेस जो होती हैं, लीवर और स्प्लीन मैक्रोफेजेस जो होती हैं, डेली बेसिस पर 10 टू द पावर 11 ओल्ड सेल्स और एज्ड सेल्स का डिस्पोजल कर देती है, जिनकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। ओल्ड और एज्ड सेल्स जो होती हैं वो बेकार होती हैं, यूजफुल नहीं होती है बॉडी के लिए। तो उन सेल्स को मैमल्स में जो मैक्रोफेजेस होती हैं, स्प्लीन और लीवर मैक्रोफेजेस होती हैं, अप्रॉक्स डेली बेसिस पर 10 टू द पावर 11 ओल्ड एज और ओल्ड सेल्स और एज्ड सेल्स को डिस्पोजल कर देती है। तो फेगोसाइटोसिस क्या है, फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें, फेगोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, एंडोसाइटोसिस है ना। तो फेगोसाइटोसिस जो है वो प्रोसेस है जिसमें कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स एग्रीगेटेड प्रोटीन, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स एग्रीगेटेड प्रोटीन या कोई बैक्टीरिया अगर सेल्स के आसपास होते हैं तो सेल्स उसको क्या करती है, सेल्स पर जो होते हैं वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, है ना। सेल्स पर इस तरह से, ये मैं आपको एक रिसेप्टर बना के दिखाता हूँ, ये इस तरह से रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो सेल्स पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब सेल्स के बाहर से गुजरता है, कोई मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है या कोई माइक्रोब है ना, कोई बैक्टीरिया है या कोई एग्रीगेटेड प्रोटीन है, जैसा कि क्वेश्चन सीएसआईआर में आया हुआ है, जो हमने अभी एक क्वेश्चन सोल्व किया था, एग्रीगेटेड प्रोटीन, है ना। तो अगर ये यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से आसपास से जाते हैं, तो ये रिसेप्टर इनको रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पर ज्यूडोपोडियम बनाकर इनको अंदर इनगल्फ करके इनका डाइजेशन कर देता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जब फेगोसाइटिक सेल्स जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती है, ये एक मैक्रोफेज सेल्स है या न्यूट्रोफिल्स है। तो मैक्रोफेजेस सेल्स का फंक्शन क्या होता है, बॉडी में जो डेड सेल्स होती है, ओल्ड एज सेल्स होती है ना, उन सबको इनगल्फ करके उनको डाइजेस्ट करना, ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ही होती है। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स दोनों वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे डायग्राम की तरफ। हम इसके दूसरे डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें माइक्रोब्स को कैसे, ये माइक्रोब्स या जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, किस तरह से जो सेल्स होती है, जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती है, वो किस तरह से माइक्रोब्स को
फेगोसाइटोसिस करके डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके उस प्रोटीन्स को रिसाइकिल कर देते हैं। रिसाइकिल करके वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वापस दे देते हैं। हम इस पॉइंट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस सेल्स engulf large molecules, macromolecules, bacteria, cell debris and even intact cells। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि अगर सेल्स के बाहर कोई बैक्टीरियम है ना, बैक्टीरियम है, कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कोई एग्रीगेटेड प्रोटीन है। एग्रीगेटेड प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है JRF 2019 दिसंबर में पूछा गया है। दिसंबर 2019 CSIR लाइफ साइंसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जब ऑटोफेजी होता है या फेगोसाइटोसिस होता है तो प्रोटीन्स किस तरह के होते हैं जिनको फेगोसाइटोसिस किया जाता है या ऑटोफेजी किया जाता है। वो एग्रीगेटेड प्रोटीन ही माने जाते हैं, या मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ हमने एक स्पेशल डायग्राम बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये एक सेल्स है, ये मैक्रोफेजेस सेल है, ठीक है, जो कि फेगोसाइटोसिस करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया इज अ वेरी हैप्पी लाइक मी। बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत खुश है क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि फेगोसाइटोसिस होने वाला है। और जैसे ही फेगोसाइटोसिस होगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मैंने आपको बताया था पहले ही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर जब कोई मॉलिक्यूल्स बाहर से गुजरता है, कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स, एग्रीगेटेड प्रोटीन या कोई बैक्टीरिया बाहर से गुजरता है, तो ये रिसेप्टर्स यहाँ इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इस तरह से ज़्यूडोपोडियम प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? ज़्यूडोपोडियम प्रोड्यूस कर देते हैं। और जो ज़्यूडोपोडियम है ये एक्टिन बेस्ड मूवमेंट होता है। क्या होता है? एक्टिन बेस्ड मूवमेंट होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यूडोपोडियम में कौन से फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेल्स में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली जो ज़्यूडोपोडियम यहाँ पर सेल्स बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करेगा, किससे? ये रिसेप्टर, ये सरफेस रिसेप्टर होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का काम होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना बाहर किसी भी चीज़ को जो यहाँ से गुजरेगी यहाँ पर। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो बैक्टीरिया को और मैक्रोमोलिक्यूल्स को, सेल डेब्रिस को और डेड सेल्स को, इंटैक्ट सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर, है ना। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर क्या करते हैं, यहाँ इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इस बैक्टीरिया को देखकर यहाँ पर ये एक्टिन बेस्ड मूवमेंट शुरू करते हैं, जिससे ज़्यूडोपोडियम डेवलप हो जाता है। इसी तरह से अमीबा का केस आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें ज़्यूडोपोडियम डेवलप होता है, ज़्यूडोपोडिया। तो अमीबा में क्या होता है कि अमीबा में ज़्यूडोपोडिया डेवलप होता है और वो बाहर जो बैक्टीरिया होते हैं या बाहर जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनको इनगल्फ करके अमीबा डाइजेस्ट कर लेता है ना। ज़्यूडोपोडिया डेवलप करता है और बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है और इंटरनल वेसिकल्स में अपने डाइजेस्ट कर देता है। अमीबा भी सिमिलरली इसी तरह से करता है। तो फेगोसाइटोसिस में बिल्कुल ज़्यूडोपोडियम अमीबा की तरह ही डेवलप होते हैं। तो ये ज़्यूडोपोडियम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिन बेस्ड मूवमेंट, है ना। तो ये जो ज़्यूडोपोडियम डेवलप होते हैं ये एक एक्टिन बेस्ड मूवमेंट होता है। यहाँ बैक्टीरिया बहुत हैप्पी था, वेरी हैप्पी बैक्टीरिया। बट जब यहाँ पर जैसे ही ज़्यूडोपोडियम डेवलप होता है तो इसको लगता है कि इसको कुछ हार्म होने वाला है। तो ये देखिए आप, ये गुस्से में कितना लाल हो जाता है और ये यहाँ पर अब हैप्पी नहीं है, यहाँ पर ये अब हैप्पी नहीं है क्योंकि यहाँ इसको अपना लाइफ जो है वो ख़तरे में लग रही है यहाँ पर, ठीक है। लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट लग रही है क्योंकि इसको ज़्यूडोपोडियम ने इसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये ज़्यूडोपोडियम में अरेस्ट हुआ है तो अभी ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है बैक्टीरिया। जैसे ही यहाँ पर मेम्ब्रेन फ्यूज़न होगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर मेम्ब्रेन से ये बर्डिंग होकर के एक फेगोसोम बनता है, फेगोसोम, ठीक है। बर्डिंग होकर के क्या बनता है? फेगोसोम। तो फेगोसोम क्या होता है? फेगोसोम में ये बैक्टीरिया
एक वेसिकल्स होती है। तो फेगोसोम इज ए डबल मेम्ब्रेन लेयर, आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन लेयर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फेगोसोम जो है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर है, जो कि दिसंबर 2019 में भी पूछा गया, पहले भी आ चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, और आप देख सकते हैं लाइसोसोम भी डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो फेगोसोम जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से ये बडिंग हुई, यहाँ से जब ये बडिंग हुई मेम्ब्रेन, तो बडिंग होने के बाद ये अंदर मेम्ब्रेन के फ्यूजन के बाद, बडिंग होने के बाद ये दोनों फ्यूज हुए, मेम्ब्रेन जो है आपस में, ये वाली मेम्ब्रेन यहाँ से फ्यूज हुई और उसके बाद बडिंग हुई। बडिंग के बाद ये सेपरेट हो जाएगा। तो बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया अब बिल्कुल परेशान है, और बैक्टीरिया आंसुओं से वीपिंग आउट, है ना, बैक्टीरिया जो है वो आंसू से रोने लगा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसकी जान बिल्कुल खतरे में है। तो फेगोसोम्स में क्या होता है कि बैक्टीरिया को पहले अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है यूरोपोडियम के थ्रू। अब यहाँ पर आप देखेंगे फेगोसोम्स क्या करता है। फेगोसोम्स इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, इसको किल करने के लिए, इसके प्रोटीन्स को रीयूटिलाइज करने के लिए हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेता है? लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स की 3 स्टेज होती हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट फेज, है ना। तो लाइसोसोम्स में जो पीएच होता है, अर्ली पीएच जो होता है लाइसोसोम्स के अंदर, वो पीएच होता है 5, और लेट फेज में जो पीएच होता है वो होता है 5.5। तो लाइसोसोम इनिशियल टू लास्ट तक 5 to 5.5 पीएच मेंटेन रखता है। और लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम हाइड्रोलिसिस एंजाइम कहलाते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलिसिस एंजाइम। हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स का फंक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में होते हैं ये 50 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? हाइड्रोलिसिस हमारे पास जो लाइसोसोम्स में होते हैं 50 एंजाइम्स होते हैं, 50 एंजाइम्स। ये 50 एंजाइम्स जो होते हैं ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो 50 टाइप्स के होते हैं। अब ये क्या फंक्शन करते हैं हाइड्रोलिसिस एंजाइम? हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सब के डाइजेशन के लिए हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, जो कि लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स 50 टाइप्स के 50 एंजाइम्स होते हैं, 50 एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन के लिए यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया को फेगोसोम ने पकड़ के अरेस्ट करके लाइसोसोम्स के पास आया है। लाइसोसोम्स जो है इसको अब यहाँ पर किल करने वाला है, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिसिस एंजाइम। तो लाइसोसोम्स अपने हाइड्रोलिसिस एंजाइम से इस माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को यहाँ पर किल करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया हाइड्रोलिसिस एंजाइम ने। जब यहाँ पर ये दोनों मेम्ब्रेन्स यहाँ पर फ्यूज हो जाती हैं, लाइसोसोम और हाइड्रोलिसिस, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेगोलाइसोसोम। फेगोसोम कंबाइंड विद लाइसोसोम, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज फेगोलाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को यहाँ हाइड्रोलिसिस एंजाइम में चोक कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है। ये डिग्रेडेड एंजाइम जो होता है, ये डिग्रेडेड एंजाइम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वापस जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका रिसाइकिल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये यहाँ पर जो रेड कलर के आप देख रहे हैं, ये प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या होंगे? रिसाइकिल हो जाते हैं। कहाँ होते हैं रिसाइकिल? ये प्रोटीन रिसाइकिल हो जाते हैं, ये रिसाइकिल होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वापस चले जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर इसका आगे फर्दर यूज़ करता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम इसका सेकंड पार्ट, जिसमें पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज फेगोसाइटोसिस, अनदर इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस इज रिप्रेजेंटेड एज, इन शॉर्ट, एज cell drinking, but it is a well recognized mechanism that is also called as receptor mediated endocytosis. receptor mediated endocytosis जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये CSIR में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो होता है वो लाइसोसोम्स के फंक्शन ना करने की वजह से होता है ना।
यहाँ पर जो है प्रॉपर लो डेंसिटी होता क्या है कि लाइसोसोम्स अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स के म्यूटेशन की वजह से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अगर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में म्यूटेशन हो जाता है तो उससे गौशे डिजीज होता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा होता है एलडीएल रिसेप्टर में अगर म्यूटेशन हो जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स रिसेप्टर्स में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बॉडी में बढ़ने लगता है, उसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है। तो ये जो म्यूटेशन होता है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में म्यूटेशन होता है, जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस यहाँ पर समझाएंगे। और इसका थर्ड पार्ट होगा लाइसोसोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, है ना, और लाइसोसोम्स, तो 3 पार्ट हो गए हैं। एंडोसाइटोसिस में 2 पार्ट है, एक फेगोसाइटोसिस है, दूसरा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। Phagocytosis means cell eating, and receptor mediated endocytosis means pinocytosis और receptor mediated endocytosis। एंड थर्ड पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लाइसोसोम ही है। लाइसोसोम्स ही जितने भी सेल्स के अंदर जो जितने भी डिग्रेडेड प्रोटीन्स, जो डिग्रेडेड डैमेज्ड सेल्स होती हैं, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, ये सब लाइसोसोम्स ही उनको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स के बारे में अगर आप पढ़ना लाइसोसोम्स नहीं पढ़ते हैं तो मैक्रोफेजेस के फंक्शन भी आपको ठीक से नहीं पता चलेगा, है ना। तो लाइसोसोम्स जो है एंडोसाइटोसिस से जुड़ा हुआ है, तो लाइसोसोम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम थर्ड पार्ट में आपको लाइसोसोम डिफाइन करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।